माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स क्या था? अगर कोई नया बंदा एंटर करता है तो उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट, प्रॉफिट कम, सेल्स कम। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो ये चाहते हैं नया बंदा आए ही ना, तो इसलिए वो क्या लगा देते हैं? एंट्री बैरियर। फर्स्ट एंट्री बैरियर। अगर उस बिजनेस में एंटर करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है तो आप उसमें एंटर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन कम आ जाती है। तो अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर कॉस्ट पर यूनिट कम एंजॉय कर रहा है तो नए को इतनी कम कॉस्ट पे सामान बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसके लिए क्या हो गया? एक एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था? प्रोडक्ट अलग होना चाहिए फिजिकल और परपेचुअल टर्म्स में। नए के लिए यूनिकनेस क्रिएट करना मुश्किल है, समय भी पैसा भी सबको ज़्यादा खर्च होगा उसका। नेक्स्ट क्या था? स्विचिंग कॉस्ट। जब कोई बंदा आता है मार्केट में तो उसको पुराने कस्टमर्स को स्विच करवाना पड़ता है। तो पुराने कस्टमर्स को स्विच करवाने के लिए जब वो कस्टमर स्विच करेगा तो आपका प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा, नेगोशिएट करेगा और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर उसकी स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो वो स्विच करना पसंद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल विंडोज एंड डायमंड। नेक्स्ट क्या था? ब्रांड आइडेंटिटी। जो इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स हैं और जो बहुत महंगे होते हैं उनको लोग आसानी से नहीं खरीदते, वो ब्रांडेड सामान ही खरीदेंगे, तो नए बंदे के लिए ब्रांड क्रिएट करना मुश्किल। नेक्स्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जिस्टिंग प्लेयर अगर सारे डिस्ट्रीब्यूशन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो नए के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बचा तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर। नेक्स्ट क्या था? जानबूझकर अपन उसको घुसने ही नहीं दे रहे बिजनेस में, हम हमारी प्राइस इतनी कम कर रहे हैं कि नया बंदा उस कम प्राइस पे काम ही नहीं कर पा रहा तो वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो वो उसके लिए क्या हो गया? एंट्री बैरियर। नेक्स्ट अपन ने माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पढ़ा, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स अगर ज़्यादा कंसंट्रेटेड, अगर वो मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कर पा रहे हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर रन करती है। कब रन करेगी? जब प्रोडक्ट क्रूशियल नहीं है और सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है, वो आसानी से स्विच कर सकता है दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पे, तो उसकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाती है? रन कर जाती है। नेक्स्ट क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ ये हिडन फोर्स है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बट इसकी वजह से रॉ मटेरियल और इनपुट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। सप्लायर्स अपने बार्गेन पावर कब इंप्लीमेंट करते हैं? जब सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, सप्लायर्स कंसंट्रेटेड और स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो तब कोई भी आसानी से सप्लायर को स्विच नहीं करता। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो अगर ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सबका क्या होता है? कम। प्रॉफिट कम होने के कारण क्या कहें? पहला इंडस्ट्री लीडर। अगर उस इंडस्ट्री में लीडर है तो वो प्राइस वॉर नहीं होने देगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि स्मॉल फर्म प्राइस वॉर करती ही नहीं है, पर नहीं है तो प्राइस वॉर होगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? कि लीडर तो है पर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं कि वो सबको नहीं एक्सपेक्टेशन अपनी समझा पा रहा, तो जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं समझा पाओगे तो आपका प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट। अगर उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मतलब हाई कैपेसिटी है, उसके पास मशीन है, उस कैपेसिटी को यूज़ में लेने के लिए वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, चाहे उसकी डिमांड हो चाहे ना। अब उसको सेल आउट करने के लिए वो कम प्राइस कटिंग करेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंट हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर अगर सेम इंडस्ट्री में हो तो प्राइस वॉर होगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, एग्जिट बैरियर्स। एग्जिट बैरियर्स क्या थे बच्चों, निकल नहीं पा रहा क्योंकि मशीन बिक रही है। तो मशीन जब तक नहीं बिकेगी वो सोचेगा मैं हाथ पैर मारता रहूँ, सर्वाइव करता रहूँ। सर्वाइव करेगा तो एग्जिस्टिंग प्लेयर का प्रॉफिट कम होता चलेगा। लास्ट क्या था, स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ में क्या है कि अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम, कंपटीशन ज्यादा, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का सर्वाइवल ही मुश्किल है, तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। लास्ट क्या था, माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। अगर नया प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है तो पुराने वाले को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स आ गए तो लैंडलाइन फोन्स को नुकसान, स्मार्टफोन्स आ गए तो कैमरास को नुकसान हो गया। यही पढ़ा था कल, यहाँ तक का सबको क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट नहीं? आगे पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, जो इस चैप्टर का नाम था। अगर आपसे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज पूछी जाए तो ये लिख कर आना है जो अब अपन पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस थे। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल का काम क्या होता है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे कस्टमर्स को वो क्या कर सके, वैल्यू प्रोवाइड करवा सके और उनको क्या मिल सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। वो अपनी फर्म को एक अच्छी पोजीशन पे, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे लेकर आ सके। ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है। कस्टमर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन होते हैं। आप किनको सर्व कर रहे हो, क्या सर्व कर रहे हो, कौन सी ज़रूरतें कैसी फुलफिल कर रहे हो, ये सब कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस लेवल पे सीनियर मैनेजर ये सारी बातें डिसाइड करेगा। कस्टमर्स कौन होते हैं बच्चों? कस्टमर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन को कस्टमर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाटा ने नैनो कार बनाई थी। नैनो कार सब जानते हैं, छोटी कार। उनके दिमाग में था कि लोगों को क्या चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे कार चाहिए। तो उनकी स्ट्रैटेजी दिमाग में वो अपने कस्टमर को समझ नहीं पाए। उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस में कार तो बना दी, 4 व्हीलर बना दिया, बट कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी से भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है। एक बार तो अफोर्ड कर लिया, पर अगर 6 महीने साल भर में वो डब्बा बन गई तो कोई उसको दोबारा नहीं खरीदेगा। तो टाटा ये नहीं समझ पाया कि उसके कस्टमर को ड्यूरेबिलिटी भी उतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी अफोर्डेबिलिटी। तो वो कस्टमर को नहीं समझा, तो उनकी स्ट्रैटेजी गलत बन गई। स्ट्रैटेजी गलत बन गई तो उनका पूरा बिजनेस जो है वो फेल हो गया। इसीलिए आपको अपने कस्टमर्स कौन हैं, उनको क्या चाहिए, कैसे अपन उनकी डिमांड फुलफिल करेंगे, वो सब सोचने का काम किसका होता है बच्चों? जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका ये काम होता है। हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। आप अपनी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज से अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करो। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब यूनिक स्ट्रेंथ विच शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स, और जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो आप कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करो टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स और क्रिएट वैल्यू फॉर देम, उनको वैल्यू प्रोवाइड करवा सकें। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज डिटेल एक्शंस टू बी टेकन टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स, कि हमारे कस्टमर्स को वैल्यू मिलनी चाहिए ताकि हमें क्या मिल सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। क्यों बनाई जाती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी? ताकि हम कस्टमर को अच्छी वैल्यू, वैल्यू मतलब वर्थ, सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल बेनिफिट पढ़ा था। वैल्यू मतलब ये होता है, तो कस्टमर को जब वर्थ मिलेगी तभी मुझे क्या मिल पाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जो भी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं वो यही दिमाग में रखकर बनाई जाती है कि इससे कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी अपन को क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में इन इश्यूज को डील किया जाता है। मीटिंग द नीड्स ऑफ द की कस्टमर्स, की कस्टमर्स की ज़रूरतों को फुलफिल करना, एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना और डिसएडवांटेज को क्या करना, कम करना। इसीलिए आप क्या बनाते हो, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बनाते हो। माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो ये 3 बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड। इन तीनों स्ट्रैटेजीज को जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को क्या बोला जा सकता है, जेनेरिक। क्यों जेनेरिक बोल रहे हो? क्योंकि ये जनरल है। जनरल मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिटेबल हो नॉट प्रॉफिटेबल,
हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को बना सकती है, यूज में ले सकती हैं, इसीलिए जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको जेनेरिक स्ट्रैटेजीज बोला जाता है, क्योंकि कोई भी टाइप हो, कोई भी साइज हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जेनेरिक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी टाइप, कोई भी साइज, प्रॉफिटेबल नॉट प्रॉफिटेबल, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बना सकती है, क्योंकि सबका एम क्या होता है, मेरे को मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करवाना है और मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। ये तीनों ही अपन क्या पढ़ेंगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस लेवल की 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ओवरव्यू कॉस्ट लीडरशिप क्या है, फिर अपन बुक से पढ़ेंगे। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है सबसे सस्ता सामान बेचना। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आपकी जो प्राइस है वो सबसे कम होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए बनाई जाती है? जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स होते हैं। प्राइस सेंसिटिव कौन से बायर्स होते हैं? जो पैसा देकर सामान खरीदते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या खराब है, उसमें कुछ यूनिक फीचर है या नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से फर्क पड़ता है कि इसकी प्राइस कम है या ज़्यादा। कम होगी तो खरीदेंगे, नहीं कम होगी तो नहीं खरीदेंगे। तो प्राइस सेंसिटिव जो बायर्स होते हैं उनके लिए ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, कभी किसी ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया है? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर सालों साल से कितने रुपए का चलता आ रहा है? 30 रुपीज़ का। ना तो वो 1 रुपये भी बढ़ाते, ना वो 1 रुपये भी कम करते। वो क्या कर देते हैं, क्योंकि महंगाई आ रही है तो उसमें वो कुछ क्वांटिटी हो सकता है किसी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स जो है वो थोड़ा कम कर दें, बट उसकी प्राइस वो कितनी लगाते हैं? 30। तो कस्टमर को लग रहा है 30 का बर्गर आ रहा है तो वो प्राइस देखकर वो बर्गर खरीद रहा है। अगर वही बर्गर 40 का मिलेगा तो फिर वो बर्गर मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं खाएगा। तो जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स होते हैं जिनको पैसों से फर्क पड़ता है, उन लोगों के लिए वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। जैसे कि जियो आया था, तो जियो की स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप थी या नहीं थी? स्टार्टिंग में थी। कोई भी जियो की सिम नहीं लेता, स्टार्टिंग में कोई भी नहीं लेता, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपना नेटवर्क चल रहा था। पर फिर भी 99 या 95% लोगों ने जियो की सिम ली। क्यों? क्योंकि उसने फ्री में बांटी, लोगों को दिख रहा था फ्री में मिल रहा है, प्राइस दिख रही थी उसकी, लोगों को दिख रहा था फ्री में कॉलिंग, फ्री में नेट मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, लोगों को वो प्राइस दिख रहा था। तो जियो की स्ट्रैटेजी थी कि अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो मुझे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। आया समझ में? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए ताकि प्राइस कम होगी और आप ज़्यादा ब्रॉड मास मार्केट को कवर कर रहे हो। मतलब मैं पूरे इंडिया को कवर कर रही हूँ, सिर्फ झुंझुनू की बात नहीं कर रही थी। यहाँ पे आप जब आपको चाहिए कॉस्ट कम आए तो आप स्टार्टिंग से कॉस्ट कम करना शुरू कर देते हैं। प्रोक्योरमेंट, खरीदते वक्त रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वहाँ भी आप सस्ता रॉ मटेरियल खरीदोगे, महंगा नहीं खरीदोगे। प्रोडक्शन, जब उसको बना रहे हो तब भी आप सोचोगे कि सस्ता सामान बनना चाहिए, मशीन्स महंगी नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज, जब उसको स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मेरी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए। उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो वहाँ पे भी मेरी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए। तो कॉस्ट अगर मुझे कम करनी है फाइनल प्रोडक्ट की तो मुझे शुरू से कम करना पड़ेगा, फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, फिर उसके बाद क्या होता है प्रोडक्शन, फिर स्टोरेज और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। शुरू से अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रखेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट जो है वो कम आना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स जो है वो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को काम में लेते हैं। आप जो ये पढ़ते हो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या था? कस्टमर्स को कंट्रोल करना। बैकवर्ड क्या था? सप्लायर्स को कंट्रोल करना। और हॉरिजॉन्टल क्या था? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। तो जो आप ये करते हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो, इससे भी आपकी कॉस्ट कम आएगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा।
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसकी भी मेरी कॉस्टिंग कम आना शुरू हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाले दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आना शुरू हो जाती है। तो आप जो ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हो, ये क्यों करते हो? ताकि आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकें। कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं जिसको फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फ़र्क पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। जैसे इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, फाउंडेशन, इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो कॉस्ट पर यूनिट कम। और डिसइकोनॉमी मतलब ओवर प्रोडक्शन, तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा। डिसइकोनॉमी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, इकोनॉमी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो आपकी कॉस्ट कम आएगी या ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर रहे हैं या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर रहे हैं। आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट क्या? लर्निंग कर्व भी यही था कि जितना ग्रो करोगे उतनी कॉस्ट कम आएगी। तो आप ग्रो ज़्यादा कर रहे हो या ग्रो कम कर रहे हो? आपने कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली? कैपेसिटी मतलब कितनी मशीन्स को यूटिलाइज कर लिया। अगर मैं मेरी मशीनरी को सिर्फ 20% यूटिलाइज कर रही हूँ तो मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, पर अगर उसी मशीन को मैं 100% यूटिलाइज कर रही हूँ तो उसकी मेरी कॉस्टिंग कम आना शुरू हो जाएगी। पढ़ा था अपन ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कुछ ध्यान हो कि स्टार्टिंग में मशीन फुल यूटिलाइज नहीं होती थी तो लेबर लगाती थी, तो हर लेबर की वजह से आउटपुट बढ़ता था। कब तक बढ़ता था? जब तक मशीन फुल यूटिलाइज नहीं हो जाती थी। ऐसा कुछ याद आ रहा है सुनने में? तो जब शुरू में मशीन फुल यूटिलाइज नहीं थी मेरी, तब लेबर लगने की वजह से आउटपुट कम, तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा। और जब मेरी मशीन फुल यूटिलाइज हुई तो मेरी हर लेबर की वजह से आउटपुट ज़्यादा, तो कॉस्ट पर यूनिट कम। तो आपने कितना प्रोडक्शन को यूटिलाइज किया उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। एंड लिंकेज विद सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपकी कैसी कनेक्टिविटी है सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। अगर सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम पैसे में दे रहा है तो मेरी कॉस्ट कम आएगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइम पे कस्टमर को सामान डिलीवर कर रहा है तो भी मेरी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। आपके लिंकेज कैसे? तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी या कम आएगी, डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव किया है या फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सपीरियंस कर्व का आपको क्या फ़र्क पड़ा है, कितनी कैपेसिटी आपने यूटिलाइज कर ली, और सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपकी कैसी कनेक्टिविटी। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे? ये छोड़ दो। Striving to be the low cost producer in an industry can be especially effective. अगर आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो तो वो अच्छा कब है? जब मार्केट में कैसे बायर्स हैं? प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं। जब बहुत सारे बायर्स के पास बार्गेनिंग पावर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वर्क करता है, वहाँ आपके प्राइस कम आ रही है तो वो बार्गेन करेंगे ही नहीं आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी कब कब अच्छी है? जब मार्केट में प्राइस सेंसिटिव बायर्स हों और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वर्क करता हो, वहाँ पे अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको एडवांटेज मिल सकता है। अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अचीव करते हो, अ सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी यूजुअली परमिट्स द एंटायर फर्म एज एविडेंस बाय हाई एफिशिएंसी। आपकी कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव करोगे? आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ओवरहेड्स कम होने चाहिए, लिमिटेड पर्क्स, पर्क्स मतलब चॉकलेट, लिमिटेड फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। आप वेस्ट को टॉलरेट नहीं करें, क्योंकि वेस्टेज होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, वेस्टेज को टॉलरेट नहीं कर रहे हो। इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ बजट्स रिक्वेस्ट, मतलब जो बजट बना है उसको अपन स्क्रीन कर रहे हैं, मतलब डीपली देख रहे हैं कि उसी पे अपन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बजट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना अपन। तो इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स आप याद कर लेना। तो कॉस्ट, अगर सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अगर होती है तो उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, मतलब वो किस किस वजह से हो सकती है? हाई एफिशिएंसी, आप लिमिटेड पर्क्स दे रहे हो, वेस्टेजेस को टॉलरेंस नहीं कर रहे हो, बजट की स्क्रीनिंग कर रहे हो, एक्सेट्रा। पर इस स्ट्रैटेजी के रिस्क भी हैं, हर स्ट्रैटेजी के रिस्क हैं। क्या रिस्क हैं? कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, एक टाइम के बाद कॉम्पिटिटर उसको कॉपी कर लेगा और मुझे उसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा।
कई बार कस्टमर को पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है कि मुझे उस प्रोडक्ट में कोई नया फीचर चाहिए, चाहे वो सामान थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो जाए। तो कस्टमर को जब ऐसा कस्टमर हो जाए तो आपको उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। जब टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू आ जाए, ब्रेक थ्रू मतलब चेंज हो गई एकदम एंटायरली, तो अब अगर मुझे नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत पैसा लगाते कॉस्ट बढ़ गई, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं कि एक टाइम के बाद कोई उसको इनिशिएट कर सकता है, कस्टमर को डिफ्रेंशिएशन फीचर पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू हो गया, तो उसकी वजह से आपकी ये स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपकी कॉस्ट कम आ रही है और आप ज़्यादा एरिया ब्रॉड मास मार्केट को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट कम शुरू से करते हैं अपन, प्रोडक्शन पहले आप प्रोक्योरमेंट करते हो, फिर प्रोडक्शन, फिर स्टोरेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, मैकडॉनल्ड्स। आप जो वर्टिकल लिंकेज करते हो और जो हॉरिजॉन्टल लिंकेज करते हो वो क्यों करते हो, ताकि कॉस्ट लीडरशिप का आपको फायदा मिल सके। आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव करें नहीं करें डिपेंड्स ऑन आपने कितनी इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज स्केल अचीव किया है, एक्सपीरियंस कितनी कैपेसिटी आपने यूटिलाइज करी है। एंड इसी में आप वो वाला पॉइंट भी जोड़ सकते हो कि आपने कितना, यहाँ पे आप वेस्टेजेस को टॉलरेट नहीं करते, बजट्स की आप स्क्रीनिंग करते हो, हाई एफिशिएंसी से आप काम करते हो, आपके सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कैसे कनेक्टिविटी, उसी को इसमें मर्ज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी कब अच्छी है बच्चों, जब प्राइस सेंसिटिव बायर्स हो और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर यहाँ पे वर्क करता हो। पर इसके कुछ रिस्क भी हैं, क्या क्या रिस्क हैं, लिमिटेड डिफरेंशिएशन फीचर एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। अगर मुझे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अचीव करना है तो मुझे क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी डिमांड को फोरकास्ट करो कि मेरी आने वाले समय में कितनी डिमांड आ जाएगी, तभी उसके अकॉर्डिंग आज प्रोडक्शन करोगे, आज ही आप उसके लिए रॉ मटेरियल ढूंढना शुरू कर दोगे तो आपकी कॉस्टिंग कमाना शुरू हो जाएगी। आप अपनी रिसोर्सेज को क्या करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करो जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आए। एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ही बनाओ जितना हो सके। स्टैंडर्ड मतलब सेम, कुछ भी नया मत करो, नया करते ही कॉस्ट हिल जाएगी। तो जो चल रहा है वो ही चलते रहो जब तक हो सके, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आ जाए, कम आ जाए। एंड आप अपनी कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो, आप ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो बचे। एंड रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। जब तक डिफरेंशिएशन मत करो जब तक वो कंपल्सरी ना हो जाए, तब तक कुछ भी अलग मत करो जब तक वो कंपल्सरी ना हो जाए। तो अगर मुझे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अचीव करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे फोरकास्ट करूंगी मैं मेरी डिमांड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगी रिसोर्सेज का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करूंगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाऊंगी, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में आप इन्वेस्ट करोगे और डिफरेंशिएशन जब तक कंपल्सरी नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। देन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज के क्या फायदे मिले। इतने सारे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, कौन से थे, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, देन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स, नेचर ऑफ राइवलरी एंड थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। ये सब कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होने के बावजूद अगर आपके पास कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है तो भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हो। कैसे, राइवलरी क्या था बच्चों, कॉम्पिटिटर्स। यहाँ कॉम्पिटिटर्स मेरे से प्राइस वॉर करेंगे नहीं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्राइस इतनी कम है, मैं कम प्राइस में भी प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो कॉम्पिटिटर मेरे से प्राइस वॉर करेगा ही नहीं, तो मुझे उसका डर ही नहीं है। तो कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आपके साथ प्राइस वॉर करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि लो कॉस्ट फर्म को उस कम प्राइस पे भी प्रॉफिट मिल रहा है और कॉम्पिटिटर को वो कम प्राइस पे वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मुझे यहाँ डर है, हाँ या ना। अरे मेरी कॉस्ट ऑलरेडी इतनी कम है, कस्टमर क्या मेरे से बार्गेन करेगा। मैकडॉनल्ड में बर्गर 30 का मिल रहा है, जो रेडी वाला बर्गर भी 40 का मिल रहा है, तो आप बार्गेन क्या करोगे, ऑलरेडी इतनी कम प्राइस पे कस्टमर को जो चाहिए वो दे रहे हो, तो कस्टमर बार्गेन करेगा ही नहीं, तो आपको उस कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का भी कोई डर नहीं है। तो कस्टमर आपको एक्सप्लॉइट
पावरफुल कस्टमर्स वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडर फर्म एंड विल कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट। वो आपको एक्सप्लॉइट, वो आपको धमकी नहीं दे सकता कि मेरा ये ठीक कर दो, नहीं तो मैं यहाँ स्विच हो जाऊंगा, क्योंकि इतनी कम कॉस्ट पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता और फिर भी वो आपका सामान खरीदता रहेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का फर्क पड़ेगा। अगर सप्लायर्स थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा भी देते हैं अपने इनपुट्स की, यही पड़ा था सप्लायर्स बढ़ा सकते हैं, तो मेरी ऑलरेडी कॉस्ट इतनी कम है, मैं उसमें आराम से मेरी प्राइस को ऑब्जॉर्ब कर सकती हूँ। सपोज मेरे कोई प्रोडक्ट की जो बर्गर है उसकी कॉस्टिंग मेरी आ रही है 20 रुपये और मैं बर्गर की प्राइस कितनी लगा रही थी 30। अब यहाँ पे कॉस्टिंग मेरी बहुत कम आ रही थी, फिर भी मैं 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रही थी। सप्लायर्स ने कॉस्टिंग बढ़ा दी, अब मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है 22, तो मैं वो 22 का 2 रुपये का प्रेशर मैं बिना कस्टमर को दिए खुद हैंडल कर सकती हूँ। अभी भी मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर सप्लायर थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खुद ही उस प्राइस को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको वो कस्टमर को पास ऑन करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। देन एंट्रेंट, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, नए बंदे का डर होगा, ये तो एक एंट्री बैरियर है ना, इतनी कम कॉस्ट पे काम कर रहे हो, नए बंदे की तो कॉस्ट इतनी कम हो ही नहीं सकती, मुझे उसका कोई डर है ही नहीं। थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स का डर होगा नहीं, मेरी कॉस्ट इतनी कम है, तो लो कॉस्ट लीडर्स आर मोर लाइकली टू लोअर कॉस्ट टू इंड्यूस कस्टमर्स टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट। वो अपनी कॉस्ट इतनी कम रखते हैं कि कस्टमर उनसे ही जुड़ा रहे, कुछ भी हो जाए वो सब्स्टिट्यूट पे भी ना जाए। कई बार तो वो खुद ही अपना सब्स्टिट्यूट डेवलप करते हैं या वो पेटेंट्स ले लेते हैं कि कोई और हमारे जैसा सामान नहीं बना सकता, तो उनको डर नहीं होता कि कस्टमर उनको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या मिले आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के? पहला, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब कॉम्पिटिटर्स प्राइस वॉर करेंगे ही, क्योंकि आप कम प्राइस पे भी प्रॉफिट कमा रहे हो और उसका सारा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो वो प्राइस वॉर नहीं करेगा। नेक्स्ट, बायर्स। बायर्स यहाँ से बार्गेन पावर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत कम प्राइस पे सब कुछ मिल रहा है और फिर भी वो आपसे ही खरीदेंगे। नेक्स्ट, सप्लायर अगर थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा भी देता है तो वो प्रोड्यूसर खुद अब्जॉर्ब करेगा, उसको कस्टमर को पास ऑन नहीं करेगा। नेक्स्ट, एंट्रेंट, नए बंदे के लिए तो एक एंट्री बैरियर हो गया, वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे प्रोड्यूसर इसमें पैसा खर्च करता है कि वो कस्टमर मेरे से ही जुड़ा रहे, वो पेटेंट्स ले लेते हैं और कई बार वो खुद भी अपना सब्स्टिट्यूट डेवलप कर लेते हैं। आ गया समझ में लो कॉस्ट लीडर्स। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो हम पढ़ चुके हैं? क्या क्या पढ़े थे बच्चों? इमिटेशन, डिफरेंशिएशन फीचर और टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? आपको बहुत लंबे समय तक इससे फायदा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इसको कॉपी कर ही लेता है। कॉस्ट लीडरशिप सक्सेस कब हो सकती है? जब आपकी सेल्स ज़्यादा हो तभी सक्सेस मिल सकता है। अगर सेल्स कम है तो आपको कॉस्ट लीडरशिप कभी मिल भी नहीं सकती। उनको अपनी कॉस्ट कम रखनी होती है। अब वो कम करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करते ही कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। वो रिसर्च भी ज़्यादा नहीं करते, वो इन चीज़ों पे पैसा कम खर्च करते हैं। तो शुरू में तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, बट लॉन्ग टर्म में इसका आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो गया तो वो आपको सबसे बड़ा डर होता है। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कॉस्ट लीडर के? सबसे पहले इमिटेट कर लिया, ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए, आप एडवर्टाइजमेंट पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च करें जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगा। एंड टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। क्लियर है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? चलो हम रिवाइज करते हैं क्या पढ़ी हमने कॉस्ट लीडरशिप, फिर हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? कॉस्ट कम, ज़्यादा एरिया कवर करो। कॉस्ट शुरू से ही कम करोगे, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन से कॉस्ट कम। एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स, जो हम वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं वो क्यों करते हैं? कॉस्ट कम करने के लिए। ये हम कैसे अचीव करेंगे? पता चलेगा इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग कर्व, कितनी कैपेसिटी आपने यूटिलाइज कर ली, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपकी कैसी कनेक्टिविटी है, आपको हाई एफिशिएंसी के साथ काम करना पड़ेगा, वेस्टेजेस कम होनी चाहिए,
बजट्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, लिमिटेड पर्क्स आप दोगे तब आपकी कॉस्ट कम मेंटेन रहेगी। इसके रिस्क क्या थे? लिमिटेड, डिफरेंशिएशन फीचर, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे फोरकास्ट करना पड़ेगा, फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाओ। डिफरेंशिएशन जब तक मत करो जब तक वो कंपलसरी ना हो, और फर्स्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। देन अगर इसके एडवांटेजेस, राइवलरी, कॉम्पिटिटर प्राइस वॉर करेंगे ही नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, सप्लायर बढ़ा भी देगा तो मैं अब्सॉर्ब कर लूंगी। नेक्स्ट, एंट्रेंट के लिए एंट्री बैरियर है, एंड सब्स्टिट्यूट खुद ही पेटेंट बना लेंगे अपन तो डर नहीं अपन को। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लिमिटेड, ज़्यादा सेल्स चाहिए, मार्केटिंग कम तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होएगा उसका, एंड टेक्नोलॉजी में चेंज तो आपको उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेस लेवल की अपन ने फर्स्ट स्ट्रैटेजी पढ़ ली, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। सिर्फ व्हाट इज पूछे तो सिर्फ ऊपर वाला पैराग्राफ, अगर वो पूछे कैसे अचीव करी जाती है तो वो वाला, एडवांटेज पूछे तो सिर्फ एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछे तो सिर्फ डिसएडवांटेज। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है अपनी, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। क्या होगी ये? कुछ अलग होना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं या प्राइस इनसेंसिटिव? इनसेंसिटिव। उनको पैसों से फर्क नहीं पड़ता, उनको यूनिकनेस से फर्क पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर होगा तो वो आपसे सामान खरीदेंगे, अदरवाइज वो आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी मतलब जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसमें क्या है? कुछ डिफरेंट फीचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज कहते हैं कि हम 30 मिनट्स में आपको पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगे, अदरवाइज पिज्ज़ा इज़ फ्री। तो वो उनका एक डिफरेंशिएशन फीचर है। उस फीचर को देखकर लोग क्या करते हैं? उनसे सामान खरीदते हैं कि इनकी फास्ट डिलीवरी है, वो डिलीवरी बहुत फास्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन से अगर ऐसा हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो कस्टमर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो डिफरेंशिएशन से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो कॉस्ट लीडरशिप में आपने बनाया था वही अगर आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, तो अगर आप कुछ नया भी डाल रहे हो तो उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो वो क्यों करते हो? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के लिए आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो। जब भी कुछ नया फीचर आप अपने प्रोडक्ट में डालो तो डालने से पहले बहुत केयरफुली आपको अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स, क्या प्रेफरेंस, उनको क्या चाहिए। जो उनको चाहिए अगर वो फीचर प्रोडक्ट में डालते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, पर जो उनको चाहिए वो फीचर ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो जब भी कोई नया फीचर आप इनकॉर्पोरेट करो तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करो कि उनकी क्या, अरे बातें नहीं, अगर कुछ नया फीचर डालना है तो बहुत केयरफुली समझो कि वो फीचर मुझे डालना भी चाहिए या नहीं, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो सोचकर ही आप इनकॉर्पोरेट करो जो भी फीचर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। आप जो नया फीचर लगा रहे हो क्या उसके लिए आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो? हाँ, क्यों? कस्टमर यहाँ फीचर देखकर आपसे सामान खरीदता है, यहाँ पैसे देकर सामान नहीं खरीदता। तो कस्टमर से अपन हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, फिर भी कस्टमर मेरे से लॉयल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फीचर से अटैच्ड है, ना कि वो प्राइस से अटैच्ड है। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्पेयर पार्ट्स भी दे रहे हो, उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन बहुत शानदार है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ अच्छी है, उसको यूज़ करना आसान है, ये सारे फीचर्स हो सकते हैं जो आप अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पर रिस्क क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का? कि कई बार क्या होता है कि यूनिक प्रोडक्ट में नॉट बी वैल्यूड हाईली इनफ बाय द कस्टमर्स। कई बार क्या है, मैंने कुछ यूनिक फीचर लगा दिया
वो सामान मार्केट में मैं कितने का बेच रही थी 500 का, पर फीचर लगाते ही मैं उस सामान को कितने का बेचने लग गई 1000। अब कस्टमर को लगता है कि फीचर के साथ भी ये कितने का मिलना चाहिए 700 का। अगर कस्टमर आपकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उसको उतनी वैल्यू उतनी वर्थ नहीं लग रही ना फीचर की, तो आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आप चाहे कितने भी फीचर्स इनकॉर्पोरेट करो, पर वो फीचर्स जो लगा रहे हो, उसकी जो प्राइस लगा रहे हो, वो जस्टिफाई करनी चाहिए उस फीचर को। कस्टमर को उसकी उतनी वैल्यू उतनी वर्थ लगनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ऐसा होता है जब अगर कस्टमर जस्टिफाई नहीं कर पाता तो कॉस्ट लीडरशिप को एडवांटेज मिल जाता है और डिफरेंशिएशन को कोई एडवांटेज नहीं मिलता। तो क्या क्या पढ़ लिया बच्चों हमने। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिसमें कुछ अलग फीचर हो, डिफरेंट फीचर्स हो। डिफरेंट फीचर जैसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा, उसकी फास्ट डिलीवरी सर्विसेज है। आप जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो वो क्यों करते हो, ताकि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सको। जब भी कुछ नया डाल रहे हो फीचर, तो वो डालने से पहले कस्टमर को समझो, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, वही फीचर इनकॉर्पोरेट करो, अदरवाइज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं स्पेयर पार्ट्स दे रही हूँ, प्रोडक्ट को यूज़ लेना आसान है, उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस शानदार है, ये सारे फीचर्स हो सकते हैं। बट आप अगर फीचर लगा रहे हो तो उस फीचर के लिए क्या आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो? हाँ, फिर भी कस्टमर लॉयल है, आपसे सामान खरीद रहा है क्योंकि वो फीचर से जुड़ा है, ना कि प्राइस से। पर कई बार क्या होता है कि कस्टमर उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़कर किसी और का प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। हाँ, एग्जाम्पल के नीचे वाला पॉइंट, डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्पेशली वो इसका वो बता दिया, लिमिटेशन बता दिया इन्होंने कि मैंने कुछ अलग फीचर भी लगा दिया, फिर भी मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से वो खुश हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चलता आ रहा है, आप लोग अगर सब उससे बहुत खुश हो, हैप्पी हो, फिर मैं कोई नया फीचर लगाकर उसकी ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँ तो आपको चाहिए ही नहीं ना वो फीचर, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन को ज़रूरी नहीं है लगाते ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, नहीं। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सबको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? डिफरेंशिएशन का एक रिस्क कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन का एक रिस्क कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं। दूसरा रिस्क कि प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रहा फीचर को। डिफरेंशिएशन का तीसरा रिस्क, कितना ही अलग फीचर लगा दो, एक टाइम के बाद कोई ना कोई उसको कॉपी कर ही लेता है, तो आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। इसीलिए ऐसा फीचर लगाओ जो कोई भी आसानी से कॉपी ना कर सके। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, अमेजॉन प्राइम कहते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर सिटीज़ में आपको डिलीवर कर देंगे वो सामान, तो वो इतना डिफिकल्ट है, इतना फास्ट डिलीवर करना कि कोई भी आसानी से उसको कॉपी नहीं कर पा रहा, तो उसको उसकी वजह से उनको क्या मिल पा रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है। बच्चों, अगर मुझे फीचर लगाना है, डिफरेंशिएशन फीचर, कुछ यूनिक फीचर लगाना है, तो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए R&D और मार्केटिंग टीम में, क्योंकि मार्केटिंग टीम को पता है कस्टमर को क्या चाहिए, R&D टीम रिसर्च कर रही है कि वो हम कितने पैसों में क्या लगा सकते हैं। अगर ये दोनों कनेक्ट कर कर काम कर रही हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड सब्सटेंशियल इम्यूनिटीज टू अट्रैक्ट साइंटिस्ट एंड क्रिएटिव पीपल्स, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट इन्वॉल्व करो, क्रिएटिव पीपल इन्वॉल्व करो, ताकि वो यूनिक फीचर अच्छे से अच्छा इनकॉर्पोरेट कर सके और आपको क्या मिल सके, सक्सेस मिल सके डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में? अलग होना चाहिए प्रोडक्ट में, कुछ यूनिक फीचर है। अब जैसे डोमिनोज 30 मिनट डिलीवरी, अब जो यूनिक फीचर लगा रहे हो वो कस्टमर को समझ कर लगाओ, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, नीड्स एंड प्रेफरेंस। फीचर क्या क्या हो सकता है, ऐसे कनेक्टिंग करो पॉइंट्स को। पहले उसने कहा यूनिक फीचर होना चाहिए, फिर यूनिक फीचर कस्टमर को समझकर डालो। फीचर क्या क्या हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स, इजी टू यूज, उसकी लाइफ अच्छी, उसका परफॉर्मेंस अच्छी, डिज़ाइन अच्छी, ये फीचर्स हो सकते हैं डिफरेंशिएशन में। फिर यहाँ पे क्या था,
अगर प्राइस अब अपन फीचर लगा दिया तो प्राइस ज़्यादा कर सकते हैं, प्राइस ज़्यादा करें तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो फीचर से कनेक्टेड है ना कि प्राइस से। पर कई बार क्या होता है वो प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो आपको ऐसी प्राइस लगाओ जो उसको जस्टिफाई कर सके। फिर इसके रिस्क की बात करना शुरू कर दो। क्या क्या रिस्क है कि कई बार स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी वजह से सक्सेस नहीं मिल पाई, कई बार क्या होता है जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, देन कोई और उसको कॉपी कर लिया। अगर मुझे सक्सेस पानी है तो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द R&D, मार्केटिंग, साइंटिस्ट, क्रिएटिव लोगों को इन्वॉल्व करो ताकि उसमें आपको क्या मिल सके, सक्सेस मिल सके। बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, किस किस बेसिस पे आप डिफरेंट कर सकते हो? 3 बेसिस होते हैं डिफरेंशिएशन के, प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट, अगर आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कस्टमर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो क्या उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? हाँ या ना? मिलेगा। पर इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए बच्चों को महंगा पड़ेगा या सस्ता? महंगा। हर चीज़ में मुझे पैसा लगेगा, नया प्रोडक्ट बनाऊंगी, R&D में पैसा, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, ये सारी कॉस्ट मेरी जुड़ेगी। तो पर डिफरेंट हो सकता है प्रोडक्ट, इनोवेटिव है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, पर इनोवेटिव प्रोडक्ट महंगा भी पड़ेगा। क्यों? R&D लगेगी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो इनोवेटिव प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ सकता है। जैसे एप्पल का एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। प्राइसिंग, प्राइस किस पे डिपेंड करती है? जनरली डिमांड एंड सप्लाई पे, एंड ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टमर्स आइडियल वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट, कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी वर्थ कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, पर अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी वैल्यू कस्टमर के लिए बिल्कुल भी नहीं है तो उसकी प्राइस क्या होती है? कम होती है। तो वो भी एक डिफ्रेंशिएशन फीचर हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रख रहे हो या कम। जियो ने कम रखी, वो उसका डिफ्रेंशिएशन फीचर, एप्पल हाई रखता है, वो उसका डिफ्रेंशिएशन फीचर। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंशिएशन फीचर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ब्रांड का फायदा मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को लोकेशन एडवांटेज मिल सकता है, अच्छी लोकेशन पे है मतलब वो डिफरेंट उसका वो फीचर है, उसका नेम रिकॉग्निशन, कस्टमर्स उसके लॉयल हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकते हैं? डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। तो आप 3 बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। कौन से 3 बेसिस है बच्चों? प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो देगा पर वो महंगा भी है इन टर्म्स ऑफ R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। देन प्राइस, प्राइस आपकी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है, कस्टमर को कितनी वैल्यू मिल रही है उस प्रोडक्ट से, उस पर डिपेंड करती है प्राइस। प्राइस हाई भी हो सकती है और प्राइस लो भी हो सकती है। एग्जाम्पल आप दोनों का बता सकते हो, जियो का भी और एप्पल का भी। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन, उसकी गुडविल, उसकी कस्टमर लॉयलिटी, ये उसके लिए एक डिफरेंशिएशन फीचर हो सकता है। चलो हम यहाँ तक रिवाइज करते हैं शुरू से, फिर आगे का पढ़ेंगे। क्लास में भी करा दूंगी। चलो एक एक कॉलम टू कॉलम रिविजन। बच्चों कॉलम टू कॉलम रिवीजन करवा रही हूँ। हाँ जैसे मैं सिखा रही हूँ भी बोलना ही, साथ में कोई नहीं बोलता। वो पार्ट ने मुझे को भेजा था रील, शानदार रील थी और एक्चुअली आप लोग वही करते होगे। बाद में रील देखी थी मुझे, अच्छी थी, अच्छी थी इसलिए मुझे याद है। मैं बता देती हूँ रील क्या है। रील ये थी कि जैसे वो मैडम आई, जैसे कि मैं आई, मैं बता रही हूँ। चल
कर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ फंसा प्रोफेशनल आप पे डाल दूं, फिर आएंगे बच्चों के कमेंट। वो जो ऐप है ना वो बनाया इसके एक बार इसमें डालो ये नई ऐप पे इनोवेशन तो होना ही चाहिए। तो एग्जैक्टली आप लोग वही करते हो जो रील में दिखाया गया था। मैं बता देती हूँ, देखो उसमें क्या था, सुनो। उसमें था मैडम आई, अब मैडम मतलब मैं, बच्चे मतलब आप, ठीक है। मैडम आई, उसमें मैडम ने कहा बच्चों लर्न करके आए हो, बच्चों ने कहा यस मैम सारा लर्न करके आए। मैडम ने कहा चलो रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन में गन आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चे जो होते हैं जो लर्न करके आते हैं वो बोल रहे हैं, तो उसमें क्या वो जूम कर करके दिखाया एक एक बच्चे को। तो शुरू के बच्चे तो बोल रहे थे और एक बच्चा था वो बाबा उसको कुछ नहीं आता था। तो मैडम ने रोका, सबको बोला तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम जानते हो। आप लोग यही करते हो। जब मैं रिवीजन करवाती हूँ तो मुश्किल से 2 या 3 बच्चे बोलते हैं, मुझे पता है, एक्चुअली मुझे पता है कौन किसको आता है किसको नहीं आता, और बाकी सब या तो बोलेंगे ही नहीं, या अगर मैं कहूँगी बोलो मैं देख रही हूँ तो बल 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 शुरू हो जाएगा। जितना मैं बोलती हूँ उसका 10% भी नहीं बोलते आप लोग रिवीजन में। आज बोल रहे हो आप, आज ये लास्ट रो का तो आज ध्यान ही नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं है। यही स्नेहा लोग बिजी हैं बात करने में, आप लोग बिजी हो बात करने आज ये लास्ट रो को इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में मन नहीं है आज ये लास्ट रो का। अब मैंने कहा क्या चलो अब पढ़े। अरे देख लेना, मैं बता दूंगी प्रोफेशनल वाले इंस्टा पे डाल दूंगी, देख लेना। मैं आराम से डाल दूंगी फ्री होके पक्का, आज इंस्टा पे देख लेना। चलो पढ़े, रिवीजन करेंगे, पूरा कॉस्ट लीडर से तब भी करा दूंगी एक बार। नहीं ठीक है, अभी कराती हूँ। तो सो गए इतनी देर, उन्होंने तो टाइम यूटिलाइज कर लिया कि 5 मिनट मिल रहा है। बच्चों आ जाओ क्लास में, माइंड को भी ले आओ। चलो हमने पढ़ी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या थी? कम कॉस्ट पे ज़्यादा मार्केट में सामान बेचना है। कॉस्ट शुरू से ही कम करूंगी मैं, प्रोक्योरमेंट, जो मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करती हूँ वो कॉस्ट कम करने के लिए करती हूँ। कॉस्ट कम है या नहीं है डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, एफिशिएंसी, बजट स्क्रीनिंग, वेस्ट टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, लिमिटेड पर्क्स, दो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिस्क क्या क्या है? इमिटेट, देन अगर मुझे अचीव करनी है कॉस्ट लीडरशिप तो क्या क्या करना पड़ेगा? और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाओ जितना हो सके। फिर एडवांटेजेस, राइवलरी, कॉम्पिटिटर मेरे से कम्पीट ही नहीं करेगा, प्राइस वॉर ही नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकता, सप्लायर बढ़ा भी देगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। देन थ्रेट के लिए वो एंट्री बैरियर है, एंड सब्सिट्यूट में उसका पेटेंट्स ले लूँगी तो मुझे उसका भी डर नहीं है। देन इसके डिसएडवांटेजेस,
एक तो कॉपी, एक हाई सेल्स होनी चाहिए, मार्केटिंग कम कर रही हो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एंड टेक्नोलॉजी में चेंज तो मुझे नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ी? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ये कुछ अलग फीचर है जो आप ब्रॉड मास को दे रहे हो। फीचर डालने से पहले कस्टमर को समझो उसकी क्या नीड्स है, क्या प्रेफरेंस है। क्या फीचर डाल दोगे? लाइक एक्स्ट्रा स्पेयर, मैं प्रोडक्ट्स दे रही हूँ आपको, लाइफ अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी, डिजाइनिंग अच्छी। अब फीचर के लिए मैं ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर सकती हूँ, फिर भी कस्टमर लॉयल है क्योंकि वो फीचर से जुड़ा हुआ है, प्राइस से नहीं। पर कई बार वो प्राइस जस्टिफाई नहीं करती फीचर को, तो मुझे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप करते हो वो इसीलिए करते हो डिफरेंशिएशन पाने के लिए। इसके क्या क्या रिस्क है? एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक रिस्क जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, और कॉपी कर लिया किसी ने। फिर अपन ने पढ़ा अचीविंग, नहीं अचीविंग तो पढ़ाएंगे ना, इसका बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। 3 बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा पर वो महंगा भी है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। प्राइस डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है, एंड कस्टमर को किसी वैल्यू वर्थ मिल रही है उस पर डिपेंड करती है। प्राइस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ब्रांड नेम, उसकी लोकेशन और उसकी लॉयलिटी जो है वो उसको डिफरेंट बना सकती है। देख लो 2 मिनट की रिवाइज कर लिया। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे पढ़ाऊंगी मैं अभी, मैं पढ़ाऊंगी अभी, दिया ना 5 मिनट का ब्रेक। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड शुड बी ऑलवेज ओवर यूटिलाइज्ड। माइंड इज वेरी क्रूशियल रिसोर्स। चलो पढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अगर बातें नहीं, आपको सर ने वीडियो भेजा क्या? महक और कृतिका, कल एक नेपाली सॉन्ग का वीडियो आया हमारे पास। एक छोटी सी बच्ची नेपाली में गाना गा रही है, हमारे कजन ही है, और सब मेरे पास है वो वीडियो। उसका हिंदी ट्रांसलेशन चलो अचीविंग डिफरेंशिएशन अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अगर आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अचीव करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? ऑफर यूटिलिटी फॉर द कस्टमर्स एंड मैच द प्रोडक्ट्स विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर को उस फीचर की वजह से यूटिलिटी मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन वर्थ मिलना चाहिए, एंड जो भी फीचर आप डाल रहे हो डिफरेंशिएशन फीचर, वो कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैच करना चाहिए। एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करो,
ऑफर द प्रोमिस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट में इनोवेशन करेंगे। स्टेप्स फॉर इन्हांसिंग इमेज एंड इट्स ब्रांड वैल्यू, इमेज को बढ़ा रहे हो, ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हो। फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। आप जो प्राइस सेट कर रहे हो वो इस अकॉर्डिंग सेट करो कि जो फीचर के अकॉर्डिंग और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ताकि वो उसको जस्टिफाई कर सके और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो अगर अपन को डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अचीव करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा कि हमारा फीचर ऐसा होना चाहिए जो यूटिलिटी दे और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स होने चाहिए। परफॉर्मेंस को एलिवेट करो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, इनोवेशन करो, इमेज को और इन्हांस करो, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ एंड उसकी प्राइस फीचर के अकॉर्डिंग एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करो। देन एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ये जो डिफरेंशिएशन है ये सारे इतने सारे फोर्सेस हैं माइकल पोर्टर के, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, नेचर ऑफ राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स एंड थ्रेट फ्रॉम सब्सिट्यूट। इन सब के होने के बावजूद आप सबको अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है राइवलरी, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। अगर मार्केट में मेरा ब्रांड बिक रहा है तो मुझे कॉम्पिटिटर का कोई डर नहीं है, वो मेरे लिए एक सेफगार्ड जैसे वर्क करता है। कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो रही है या कम, कब तक जब तक मैं कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पा रही हूँ तो मेरे को डर नहीं है कॉम्पिटिटर का। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रांड के लिए कस्टमर मेरे से सामान खरीद रहा है, तो कॉम्पिटिटर आ भी गया तो मुझे उसकी वजह से कोई डर नहीं है। बायर्स, यहाँ बायर्स नेगोशिएट ही नहीं करते हैं प्राइस के लिए। आप जो ब्रांडेड स्टोर्स में जाते हो वहाँ 999 का सामान होता है तो आप 999 देकर आते हो, आप ये भी नहीं कहते कि मैं 900 दे दूँ या 990 दे दूँ, आप 1 रुपये भी उनसे कम नहीं करवाते। तो जो डिफरेंशिएशन फीचर होता है कस्टमर जनरली उनके लिए नेगोशिएट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो फीचर उसको मिल रहा है और उस फीचर के लिए उसके पास मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सप्लायर्स, यहाँ पे अगर सप्लायर आपसे प्राइस ज़्यादा भी चार्ज कर लेता है, अगर सप्लायर ने प्राइस ज़्यादा चार्ज करी तो 500 का सामान 600 में पड़ रहा है और पहले मेरी उस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो कितनी थी? मेरी 700 की प्राइस थी। तो मैं यहाँ सब बायर के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर सकती हूँ मेरा बर्डन, मैं अब उसकी प्राइस 800 कर सकती हूँ, मैं प्रीमियम प्राइस महंगे पे सामान कस्टमर को बेच सकती हूँ। कस्टमर अभी भी मेरे से खरीदेगा, क्यों? क्योंकि वो फीचर के लिए मेरे से खरीद रहा है, वो प्राइस के लिए मेरे से नहीं खरीद रहा। तो सप्लायर अगर प्राइस बढ़ा भी जाता है तो उस प्राइस को अपन आसानी से अब्जॉर्व कर सकते हैं, कस्टमर को आसानी से यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं और सप्लायर्स कस्टमर्स उसके लिए देने को तैयार भी है। एंट्रेंट, कोई नया बंदा एंटर करेगा नहीं करेगा, उसके लिए एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में यूनिक फीचर है, डिफरेंट है, इनोवेटिव है, तो उसके लिए एक एंट्री बैरियर, उसके लिए उतना इनोवेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बढ़ाता है एंट्री बैरियर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो अगर डिफरेंशिएशन है तो ऑब्वियसली उसके लिए वो क्या है? एंट्री बैरियर। तो अगर आपका इनोवेटिव फीचर है उसको बनाना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, तो सेम फीचर किसी और के लिए कंपेरेबल प्राइस पे बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सब्स्टिट्यूट्स कभी भी मेरे प्रोडक्ट को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते। वो रिप्लेस उसका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, तो मुझे उसका डर नहीं है। कस्टमर की लॉयल्टी, ब्रांड नेम मेरा हमेशा बना रहेगा। तो डिफरेंशिएशन की वजह से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं? राइवलरी, क्योंकि ब्रांड है आपका तो आपको कॉम्पिटिटर्स का डर नहीं है। बायर्स, वो नेगोशिएट करेंगे ही नहीं आपसे प्राइस के लिए, फिर भी वो आपसे सामान खरीदते जाएंगे। सप्लायर्स, अगर वो प्राइस बढ़ा भी जाता है तो मैं कस्टमर से प्रीमियम प्राइस चार्ज करूँगा, कस्टमर उसको देने के लिए भी तैयार है। एंट्रेंट, इनोवेटिव फीचर है, उसको बनाना सेम प्राइस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो नए बंदे के लिए वो क्या हो गया? एक एंट्री बैरियर हो गया। लास्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट्स मेरे प्रोडक्ट को कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हैं, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो ही नहीं सकते हैं, तो मुझे उनका डर होगा ही नहीं। तो ये सारे क्या मिल सकते हैं? उसको एडवांटेजेस मिल सकते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के।
डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं डिफरेंशिएशन के? एक टाइम के बाद कोई ना कोई उसको कॉपी कर ही लेगा। यूनिकनेस को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हो तो कस्टमर दूसरे ऑल्टरनेटिव पे चला जाएगा। अगर आपने फीचर लगाया पर प्राइस ज़्यादा है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो वो दूसरे प्रोडक्ट पे चले ही जाए। अगर ये फेल कब होगा? जब आपने कोई ऐसा फीचर लगा दिया जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं। आपने नया फीचर लगा दिया विदाउट एनालाइजिंग देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, उनको समझे बिना नया फीचर लगा दिया जो उसको चाहिए ही नहीं था, तो वो आपके प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही नहीं। तो इसके 3 लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस हैं कि यूनिकनेस को मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि कोई ना कोई एक टाइम के बाद उसको कॉपी कर ही लेगा, प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, एंड आपने कोई ऐसा फीचर इनकॉर्पोरेट कर दिया जो उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग था ही नहीं, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आया समझ में? तो अपन ने 2 स्ट्रैटेजीज पढ़ ली बिजनेस लेवल की, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे फिर आप।